नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसे कि आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देखे होंगे और यूपीएससी का भी। तो उसमें बहुत सारे जैसे 69वीं बीपीएससी हो या आपका 71वीं बीपीएससी को देखा जाए तो 71वीं बीपीएससी तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट का मिक्सअप था, लेकिन 69वीं बीपीएससी में 70% कॉन्सेप्ट पूछा गया था। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में जो है आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस क्वेश्चन से आपका जो है कंसेप्ट के साथ साथ आपका सोच विकसित होगा। और सोच जब विकसित हो जाएगा तो कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं आप। एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, चाहे वनडे का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो। कोई भी एग्जाम हो तो उसमें आप जो है अपने आंसर तक आसानी से पहुंच पहुंच पाते हैं। तो चलिए, इसमें जो है सबसे पहले आपको हम बता दें कि हम कैसा क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम पहले भेज चुके हैं। कई स्टूडेंट्स जो है इसका उत्तर भी हमें सेंड किए हैं, जिसमें बहुत अच्छे प्रदर्शन लाए हैं स्टूडेंट। तो अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप सभी जो है जा करके उस लिंक पे जुड़ सकते हैं। तो इसमें जो है उपनिवेशवाद का जो चरण है उसको हम वाणिज्यिक चरण का क्वेश्चन लिए, जो 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक चला है। यानी उपनिवेशवाद का प्रथम चरण वाणिज्यिक चरण है, उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है सबसे ध्यान देने योग्य बात क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन को शांति से पढ़ना चाहिए और लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, सत्य है असत्य है ना, उसको अंडरलाइन कर लेना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। इसमें है उपनिवेशवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसको आपको जो है सही आंसर देना है कि इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन, उसमें से कौन कौन सा उपनिवेशवाद से मिलता जुलता है। तो पहला है, यह आर्थिक शोषण की एक प्रणाली थी। कह रहा है कि यह एक आर्थिक शोषण की प्रणाली थी। बिल्कुल सही बात है। ये जो है आपको आर्थिक शोषण का ही एक प्रणाली। तो दूसरा है, उपनिवेशवाद के लिए राजनीतिक प्रभुत्व एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा कहता है उपनिवेशवाद के लिए राजनीतिक प्रभुत्व एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देखिए, अगर राजनीतिक एक बहुत जो है प्रभुत्व महत्वपूर्ण कारक नहीं होता तो प्लासी का युद्ध नहीं होता, है ना। कि प्लासी के युद्ध के बाद ही जो है ब्रिटिश को व्यापार से राजनीतिक में एंट्री मिला और व्यापार के बाद राजनीतिक में अपना प्रभुत्व जमा पाए, जो कि लास्ट में बक्सर का युद्ध और 1765 का इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में ही जो है जो अवध के नवाब थे वो बंगाल बिहार का जो सारे दीवान थे उनको जो है जो सारे दीवानी होते थे वो ब्रिटिश को सौंप दिए थे, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। वाणिज्यवाद एवं औद्योगिक क्रांति इसके प्रेरक कारक थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा उस उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। उपनिवेशवाद के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उपनिवेशवाद के निम्नलिखित चरण, जैसे कि आपको पहले है वाणिज्यवाद, मुक्त व्यापार, वित्तीय साम्राज्य, उसको एक सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सबसे सटीक है ना। तो इसका सबसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, सही क्रम दिया हुआ है पहले से ही। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ना। इसका देखिए आपको हम जो है डिस्कशन आपको दिखा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जो है पहले पढ़ते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है, बुलियन कीमती धातुओं का भारत की ओर प्रवाह। इस चरण में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। यह चरण बक्सर की लड़ाई से आरंभ हुआ था। इसका सही उत्तर खोजना है ना। तो इसका सही उत्तर देखिए आपका जो है कह रहा है कि बुलियन कीमती धातु का भारत की ओर प्रवाह होना। उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में जो है भारत में कई सोने चांदी जैसे धातु, महंगी धातु जो है भारत में लाई जाती थी। उसके बदले में जो है यहाँ से मसाला हो या कच्चा रेशम हो, कपास हो वगैरह जो भी चीज़ें था कच्चा उसे खरीद करके अपने यूरोप की ओर ले जाते थे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा है, इस चरण में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय जो हमारे मुगल बादशाह हुआ करते थे
वो अपने पक्ष में ही व्यापार संतुलन रखते थे, और जो ब्रिटिश आते थे, चाहे यूरोपीय कंपनी के किसी भी, कोई भी फ्रांसीसी हो, डच हो, डेन हो, चाहे ब्रिटिश कंपनी हो, जो भी आए यहाँ से कर अदा करते थे, अपना टैक्स देते थे और यहाँ से व्यापार करके अपने अपने देश ले जाते थे। तो उस समय जो है पूरा व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। प्लासी के युद्ध जब से हुआ, प्लासी बक्सर के युद्ध के बाद जो है धीरे धीरे जो है ये व्यापार संतुलन भारत के पक्ष से हटके ब्रिटिश के पक्ष में जाने लगा। ये भी ऑप्शन सही है। यह चरण बक्सर की लड़ाई से आरंभ हुआ। देखिए, यह चरण जो है बक्सर की लड़ाई से आरंभ नहीं हुआ। यह चरण कहाँ से हुआ? प्लासी के युद्ध से लड़ाई शुरू हुआ। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वहां से शुरू हुआ कि जो अगला भारत के ऊपर जो शासन करने वाला है वो कौन होगा, है ना। बक्सर का युद्ध तो ये था कि प्लासी के युद्ध को बोला गया था कि धोखे से जीत लिया, है ना, बेईमानी कर लिया, उसमें चोरी कर लिया। तो उसको बक्सर का युद्ध ने उसको पुष्टि किया कि नहीं, वाकई में ही ब्रिटिश जो है अपने योग्यता बलपूर्वक जो है प्लासी के युद्ध को जीता था और अपना वहां पर प्रभुत्व जमा पाया। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके आपको जो है उत्तर दिखाते हैं। प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ व्यापारिक चरण ब्रिटिश की संरक्षणवादी नीति की तरह था। वे अपने आयात को कम करना चाहते थे। यूरोपीय देशों ने यूरोप में भारतीय सामानों पर भारी शुल्क लगाया और भारत को शुल्क मुक्त निर्यात किया, है ना। इसका आपको उत्तर मिल ही गया होगा, आपको पहले बता ही दिए। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण से संबंधित नहीं थी, है ना। तो इसका ऑप्शन ढूंढते हैं कौन सा है। बंदरगाहों की नीति, सहायक संधि प्रणाली, प्रत्यावर्तन नीति और हस्तक्षेप की नीति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्तन की नीति, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्तन की नीति। ये जो है आपका वाणिज्यवाद चरण से नहीं है, ये जो है आपका उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण से संबंधित रखता है। देखिए, प्रत्यक्ष विलय की नीति उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण से संबंधित नहीं थी, यह उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग ने भारत में सहायक संधि प्रणाली की रूपरेखा तैयार की। दूसरा है, हैदराबाद प्रथम राज्य था जिसने सहायक संधि स्वीकार की। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर देखिए, अगर हम खोजते हैं तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, क्योंकि दोनों इसका कौन सा गलत है और कौन सा सही है ऑप्शन में ही दिया हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि इस व्यवस्था को सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया, और ऑप्शन 1 में कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। तो आपका वारेन हेस्टिंग तो पहले ही कट गया, यानी 1 नंबर आपका तो होगा नहीं। जिसमें आपको 1 नंबर दिख रहा होगा उस चीज को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और 1 नहीं होगा तो फिर सभी भी नहीं होगा, ये भी हटा दीजिए, ठीक है। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी, जिसमें 3 होगा उसको हटा दीजिए, 3 नंबर वाले को हटा दीजिए और ये भी हटा दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करें। ये कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, मंगलौर की संधि, ए कॉर्ड ऑफ जेंटुला, मतलब इस जो है 4, इस 4 में से सबसे पहले कौन घटना हुआ जो कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल से संबंधित रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये जो है आपका प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो आपका जो देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये जो है आपको वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ। मंगलौर की संधि उन्हीं के समय में हुआ। ए कॉर्ड ऑफ जेंटुला ये भी जो है वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये भी आपका जो है वारेन हेस्टिंग्स ये नहीं हुआ था, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध
और निर्णायक रहा। ब्रिटिश कंपनी पश्चिम भारत के कपास की खेती वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहती थी। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध और निर्णायक रहा। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश कंपनी पश्चिम भारत के कपास की खेती वाले क्षेत्र पर कब्जा करना चाहती थी, जैसे गुजरात का क्षेत्र। गुजरात का क्षेत्र तो कपास वहाँ उत्पादन किया ही जाता है, ये भी सही है। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1700 सलवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि कौन सा ब्रिटिश गवर्नर है और किससे संबंधित कौन सा नीति है। पहला है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये जो है आपका घेरे की नीति लाए थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ब्रिटिश सर्वोच्चता की नीति, एक वारेन हेस्टिंग्स है, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है, दोनों में अंतर है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस और हस्तक्षेप की नीति, बिल्कुल चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला है घेरे की नीति से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह नीति लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लागू की गई। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए बफर जोन का निर्माण करना था। इस नीति के बिना किसी विशेष लागत के एक ब्रिटिश सेना की स्थापना को भारत में संभव बनाया। इसका सही उत्तर अगर खोजा जाए तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है। एक, यह नीति लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लागू किया गया, नहीं, ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर एक काट दीजिए। अब ऑप्शन में जिसमें एक होगा उसको हटा दीजिए, यानी एक नंबर में नहीं है, दो नंबर में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह आपका बी और डी 50% रहा। अब इसको ढूंढते हैं। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए बफर जोन, क्या कर रहा है, घेरे की नीति, जैसे बफर जोन में अवध क्षेत्र हो, अवध जो है एक बफर जोन का काम करता था। अब बफर जोन का मतलब क्या होता है कि जो इसके साइड जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, उसमें जो है आपका ब्रिटिश का सेना हुआ करते थे, और जो बीच का स्टेट थे उनकी रक्षा उस सेना के द्वारा किया जाता था। बदले में सेना का खर्च जिस राज्य का सुरक्षा होता था उसको पूर्ति करना होता था। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत मानी जाती है, बिल्कुल सही है ना। दूसरा है 1765 की इलाहाबाद की संधि द्वारा शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान दिया, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक हुआ था, इसमें यह था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो अब ये जो है नहीं को काटना है, उसको काट देना है, ठीक है। कोड ऑफ जेंटल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस समय में लाया था, और महलबारी बंदोबस्त भले लॉर्ड मैकेंजी जो है मैकेंजी के समय में लाया गया था, लेकिन लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा ही जो है पूरी तरह से इसको चलवाया गया था। इसका उत्तर जो है सभी हो जाएगा, 1, 2, 3। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। भारत में सिविल कोड की स्थापना। दूसरा है कलकत्ता में सदर ए निजामत मतलब होता था, सदर ए निजामत मतलब आपराधिक न्यायालय की स्थापना, फौजदारी व्यवस्था अथवा इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कौन कौन सी ये सब जो है घटना हुई थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीनों। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। उसने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया। उसे भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उसके शासनकाल में ही अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताए थे कि जो अस्थायी बंदोबस्त है कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया, और सिविल सेवा का जनक जो है
सबको ही पता होगा कि कॉर्नवालिस होते हैं। 2 और 3 बिल्कुल सही है ना। तो 1 नंबर ऑप्शन होगा नहीं, ठीक, और 2 जिसमें है इस ये आपका होगा नहीं, बचा बी और डी। इसका अब जो है 1 नंबर बचा। 1 नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसमें शक्ति के पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण मतलब ये हुआ कि जो कलेक्टर हुआ था, कलेक्टर को अलग और दीवान को अलग जो है दोनों का शक्ति अपना अपना बांट दिया गया। ये जो है आपको कॉर्नवालिस के समय में ही हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉर्नवालिस कॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, जिला अधिकारी कार्यालय की स्थापना, दीवानी अधिकार कलेक्टर के अधीन हो जाना। ठीक है, देखिए अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए थे ना कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका शक्ति का पृथक्करण जो था, देख लिया यहाँ पे मिल गया, तो इसका है ये सही होगा। जिला अधिकारी कार्यालय की स्थापना, ये भी सही है। दीवान के अधिकार कलेक्टर के अधीन कर दिया गया, नहीं, ये जो है आपको कलेक्टर से छीन लिया गया था। जो दीवान के अधिकार था वो कलेक्टर से छीन लिया गया। 3 नंबर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया, 2 भी कट गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, 1 और 2, ये आपका सही उत्तर है। अगला है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके तहत बंगाल के नवाब को प्रशासनिक अधिकार और ब्रिटिश कंपनी को दीवान अधिकार दिया गया। दूसरा है, इलाहाबाद की संधि ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की नींव रखी, वारेंग हेस्टिंग ने इस व्यवस्था का अंत कर दिया। देखिए ये जो है आपको बंगाल के नवाब को क्या किया गया कि प्रशासनिक अधिकार दिया गया और ब्रिटिश कंपनी जो है दीवान अधिकार हुआ। द्वैध शासन, देखिए द्वैध शासन का कैसे फायदा उठाते थे ब्रिटिश लोग? जो नवाब हुआ, चाहे वो मीर कासिम हो, मीर जाफर हो, है ना, चाहे वो कठपुतली, उस समय के जो कठपुतली नवाब हुआ करते थे। कठपुतली नवाब का मतलब ये है कि ब्रिटिश अपने इच्छा अनुसार नवाब का चयन करते थे, ताकि उनको जो कर होता था, टैक्स होता था, जो समुद्री व्यापार टैक्स होता था, उन्हें नहीं देना पड़े। इसके लिए जो है कठपुतली नवाब का चयन करते थे और उन्हें किसी भी तरह बलपूर्वक, किसी भी तरह अपने पैसा लेकर के, बदले में उपहार लेकर के अपना जो है उसको दीवान की कुर्सी पे बैठाते थे। तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले कि जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे उनको क्या किया कि प्रशासनिक अधिकार दे दिया गया, है ना, प्रशासनिक अधिकार दे दिया गया। और जो ब्रिटिश एक अधिकारी को कलेक्टर के रूप में नियुक्त करते थे उनको क्या किया, दीवान वसूलने का अधिकार दे दिया गया। देखिए जो भी टैक्स हुआ, चाहे किसान से हो, चाहे व्यापार से हो, कहीं से भी हो, वो टैक्स कौन लेगा? ब्रिटिश के अधिकारी लिया। प्रशासन कौन देखेगा? कैसे राज्य को चलाया जाएगा, कैसे पुलिस व्यवस्था रखी जाएगी, कैसे जनता का समस्या का हल होगा, ये सारे नवाब के पास दे दिया गया। टैक्स अधिक ले रहा है, उसके साथ साथ किसान के साथ अन्याय हो रहा है, उचित दाम पे उसका फसल भी नहीं खरीदा जा रहा है ना। उसके बाद नकदी फसल की खेती करने के लिए बोला जा रहा है। हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो रहा है। जो उस समय का जो जनता थे उनको कष्ट पहुंचाया जा रहा है। तो कहाँ जाएंगे? प्रशासन कौन देख रहा है? नवाब देख रहे हैं, तो नवाब के पास जाएंगे। लेकिन नवाब जो है तो नवाब के पास जाते थे तो इससे क्या होता था ना कि नवाब के ऊपर जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था कि पैसा कर कोई और वसूल रहा है, अच्छा प्रशासन नवाब दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई खजाना नहीं है, जनता का हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, जनता का जो है सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। इस चीज का फायदा उठा करके किसका इमेज खराब होगा? जो प्रशासन देखेगा उसी का ना होगा, है ना। जो आपका औचित रूप से जो, जैसे कि देखिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति का सारा काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगर कुछ भी गलत करे, है ना, कुछ भी अगर गलत काम हो तो प्रधानमंत्री सामने आएंगे, ना कि राष्ट्रपति। उसी तरह जो है जो कलेक्टर हुआ करते थे उसको राष्ट्रपति समझ लीजिए और जो नवाब हुआ करते थे उसको प्रधानमंत्री समझिए, है ना। तो इसी चीज को आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इलाहाबाद की संधि ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की नींव रखी, ये भी बात सही है। जब इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में 2 बार संधि हुई, है ना, तो उस टाइम जो है जो वहाँ के जो निजाम थे उन्होंने पूरा अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे दीवान पे अधिकार दे दिया गया। उसी टाइम से द्वैध शासन का जो है प्रणाली का वहाँ पे नींव रखा गया। और वारेंग हेस्टिंग्स आए, जब मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर थे, उसके बाद जब बंगाल प्रेसिडेंसी में आए तो उन्हें सबसे पहले क्या किया कि वो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन से क्या होता था कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे, कलेक्टर, जिनको कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाता था, उन्होंने क्या करता था कि जो टैक्स वसूलते थे उस टैक्स का 1% जो होता था, 1/11% जो होता था,
उसको मिलता था, जो अधिकारी हुआ करते थे उनको मिलता था। तो इससे क्या हुआ, ये जो पोस्ट है बहुत ऊपर का पोस्ट हो गया और ये इसमें बहुत भ्रष्टाचार देखने को मिला, है ना। कर कितना भी वसूला जाता था, लेकिन उसका जो टैक्स जो कंपनी के पास जाता था बहुत कम जाता था, और 1-1% करके तो अलग बचा, और उसमें जो जो कागजी रूप से दर्शाया जाता था टैक्स को, उसको बहुत कम दर्शाया जाता था। इसके लिए जो है ये जो वारेन हेस्टिंग्स जब आए तो उसको द्वैध शासन को पूर्णतः जो है खत्म कर दिया गया, और उसके बाद जो चार्टर्ड एक्ट आया था महारानी एलिजाबेथ का, वो पूर्ण रूप से जो है अपने जो सत्ता था अपने हाथ में ले लिया गया था, है ना। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए, कह रहा है कि कॉर्नवालिस के शासनकाल में कौन सा कथन सही है। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये भी आपको कॉर्नवालिस के समय में ही हुआ था, और द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध भी कॉर्नवालिस के समय में हुआ। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, सिविल सेवा का नींव रखा गया, है ना। प्रशासन में आपका कलेक्टर, ये दरोगा का पोस्ट आया, एसआई का पोस्ट वहीं से आता है। ईस्ट इंडिया एक्ट उसी के समय में आया। ये ऑप्शन नंबर चारों सही है ना। लेकिन यहाँ पे रियल में क्वेश्चन में था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, यहाँ पे लिखा गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगर यहाँ पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता तो इसका आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे, और किसके समय में युद्ध हुआ था, कौन वहाँ उस समय के गवर्नर थे, उसका नाम जो है आप कमेंट में करके बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है धन की निकासी। देखिए, धन की निकासी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार किया। धन की निकासी क्या होता है। धन की निकासी का मतलब यह है कि भारत का पैसा जो है लूट करके विदेश ले जा करके, यानी यूरोप ले जा करके वहाँ पे खर्च करना, और जो भारत में जो अधिकारी की नियुक्ति किया गया है उसी अधिकारी को भारत का पैसा से ही उसका वेतन चुकाना, उसका भत्ता चुकाना, रहना खाना पीना सब चीज़ उसी के पैसा से चुकाना। यानी जो है पहले जो है भारी धातु जैसे सोना चांदी चाहे जो भी होता था उसमें आता था भारत में लेकर के, और यहाँ से व्यापार करके जाता था। लेकिन अब क्या होने लगा कि भारत के पैसा से ही भारत का सामान वस्तु खरीदते थे, और भारत उस वस्तु को खरीद के यूरोप ले जाते थे। उसके बाद जो भारत का पैसा था उसी के पैसा से जो अधिकारी हुआ करते थे उनको जो है वेतन भत्ता के रूप में उसे देते थे। इसी को कहा जाता है धन की निकासी। लेकिन इसका जो सबसे पहला धन की निकासी का सबसे पहली बार जो है शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उन्होंने ही कहा कि भारत से धन की निकासी हो रही है ना। वहीं से शुरू होता है धन की निकासी। तो अगला है, इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। भारतीय धन का ब्रिटेन की ओर पलायन, ये भी सही है। अभी आपको बताएंगे कि भारत में ही भारत का जो पैसा हुआ करता था, वहाँ के जो अधिकारी होते थे उनको वेतन भत्ता चाहे भारत के पैसा से ही भारत में वस्तु खरीदना, यानी पलायन हो रहा था। स्थानीय कारीगर है तो उपलब्ध कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, ब्रिटिश द्वारा तैयार माल की कम कीमत। देखिए, यहाँ पर जो है आपका कह रहा है कि स्थानीय कारीगरों हेतु उपलब्ध कच्चे माल की कीमत में वृद्धि। जो भारत में वस्तु बनती थी, जो वस्तु निर्मित होती थी, उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया गया। ठीक है, टैक्स लगा दिया गया। और जो यूरोप से बन के आता था, यहाँ से कच्चा माल ले जाया जाता था, और यूरोप से जो वस्तु बन के आता था उसमें जो है टैक्स था ही नहीं। यहाँ पे अगर 50 रुपये में कोई कपड़ा मिल रहा है तो वहाँ से 20 रुपये में कपड़ा मिल जाता था। तो भारत क्या बन गया, एक व्यापारिक केंद्र बन गया और बाजार के रूप में बन गया, है ना। ये भी आपका जो है सही है। तीसरा है ब्रिटिश द्वारा तैयार माल की कम कीमत, वही हुआ, इसका मतलब वही हुआ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धन की निकासी के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। बंगाल से प्राप्त राजस्व के एक बड़े भाग का उपयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने निजी व्यापार हेतु कर रही थी। कंपनी ने शेयर धारकों को प्रदान किए जाने वाले लाभ के रूप में कीमती धातुओं के आयात में कमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी सही है। अभी आपको बताएं ही, ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है ऑप्शन, वाणिज्यिक चरण में ब्रिटिश कंपनी ने भारत में सामाजिक सुधारों को गति दी। ब्रिटिश कंपनी ने भारत में सामाजिक सुधारों को गति दी। इस चरण के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर व्यापारिक विचारों का अत्यधिक प्रभाव था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं
कलकत्ता मद्रास की स्थापना सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए कह रहा है कि वाणिज्यिक चरण में ब्रिटिश कंपनी ने भारत में समाज सुधार भाई वाणिज्यिक चरण में कहाँ से आएगा? वाणिज्यिक चरण में जहाँ तक चाहेगा कि यहाँ से जितना भी पैसा हो लूट के ले जाए, व्यापार करे, ये करे वो करे, समाज सुधार कहाँ से होगा अपना, है ना? पूर्णतः समाज सुधार पर ध्यान नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है उसको काट दीजिए। ऑप्शन एक कट गया, और ये एक जब गलत है तो फिर सभी होगा ही नहीं, डी भी कट गया। अब आपका बचा बी और सी 50-50%, है ना? कह रहा इस चरण के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर व्यापारिक विचारों का अत्यधिक प्रभाव, ये बिल्कुल सही है ना? नाम भी वाणिज्यिक चरण है, आप इससे भी समझ रहे होंगे। तीसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं कलकत्ता मद्रास की स्थापना सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम। देखिए इसमें जो है आपको देखने मिलेगा जो समाज सुधार हो रहे हैं, इस समय कहा गया था जो भारतीय हैं उनको है जो इंग्लिश अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए, है ना? ईसाई परंपरा के अनुसार उनको जो है पढ़ाया जाए ताकि धर्म परिवर्तन हो सके। ये नहीं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में समाज सुधार किया जा रहा था, बल्कि ब्रिटिश के हित में ही किया जा रहा था। उस समय जो है एक बहुत सारे कॉलेज का भी स्थापना किया गया था, जैसे कि आपका कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो है उसकी स्थापना इसी समय में किया गया था। इसी समय में किया गया था। इस सब जो है इसका जो है ईसाई मशीनरी के रूप में इसका उपयोग था। पूर्णतः जो है समाज सुधार के लिए नहीं किया गया था, है ना? इसका पूर्णतः ये बिल्कुल बात सही है कि कलकत्ता मद्रास की स्थापना सामाजिक सुधार हेतु कदम उठाए गए थे। कलकत्ता मद्रास में जो है स्थापना किया गया था इसका, तो इसके ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। प्राच्यवाद दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए प्राच्यवाद क्या होता है? प्राच्यवाद एक क्या होता है कि प्राच्यवाद भारतीय जो परंपरा है, भारतीय का जो पूर्वज हुआ करते थे, प्राचीन काल के जो संस्कृति थी उसको गौरवमय दिखाना, है ना? कि हमारा जो भारत का प्राचीन था वो हमारा गौरव था। इसी को शॉर्ट भाषा में कहे तो प्राच्यवाद उसी को कहा जाता है। इसके कौन सा कथन सही है उसको ढूंढना है। भारतीय संस्कृति के प्रति प्राच्यवादियों में सम्मान का भाव था। प्राच्यवादियों ने उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं किया। विलियम जोन्स और मैक्स मुलर प्राच्यवादी विद्वान थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। और प्राच्यवादियों ने उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं किया, ये जो है समर्थन नहीं किया, समर्थन किया था, है ना? ये आपका गलत हो जाएगा। विलियम जोन्स और मैक्स मुलर प्राच्यवाद विद्वान थे। ये जो है विलियम जोन्स जो थे और मैक्स मुलर वो प्राच्यवाद पे इतिहास भी लिखे हैं, और उनका बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन व्यक्ति है और किस संस्था का जो है स्थापना किया? पहला है विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जोनाथन डंकन, कलकत्ता मदरसा 1781। वारेन हेस्टिंग्स, बनारस संस्कृत कॉलेज। देखिए इसका सही उत्तर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक होगा। विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था जो 1784 में किया था। जोनाथन डंकन जो थे, ये जोनाथन डंकन आपको जो है बनारस संस्कृति कॉलेज का 1991 में किया गया था। और वारेन हेस्टिंग जो है कलकत्ता मद्रास 1781 को किया गया था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? व्यक्ति और कार्य। विलियम जोन्स, अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद, जेम्स प्रिंसेप, अशोक के शिलालेखों का पठन, चार्ल्स ब्लिंक्स, भागवत गीता का अनुवाद, मैक्स मुलर पांडुलिपियों का अनुवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सभी को पता होगा कि जो विलियम जोन्स थे अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किए थे, और जेम्स प्रिंस अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, और भागवत गीता का अनुवाद कौन किया था? चार्ल्स विलियम्स, और मैक्स मुलर पांडुलिपि का अनुवाद किया था। चलिए क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। गुड नाइट दोस्तों। इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इसका पीडीएफ जो डिस्कशन पीडीएफ जो है आपको हम इसी व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।